नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हमारी खास पेशकश 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें पहली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक शाम 7 बजे होगी, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह शामिल होंगे। बाकी राज्यों की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां 28 मार्च तक केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजा है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने पीसी कर केजरीवाल का संदेश दिया। तीसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा पड़ा है। लोकपाल के आदेश के बाद कैश फॉर क्वेरी केस में एक्शन लिया गया है। इसी मामले में उनकी सांसदी गई थी। चौथी खबर एमपी के धार से है, जहां भोजशाला का एएसआई सर्वे जारी है। पांचवी और आखिरी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, जहां 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अब रुक करेंगे पहली खबर का, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक शाम 7 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह शामिल होंगे। बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शिरकत करेंगे। बाकी सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज पार्टी मुख्यालय पर शाम 7 बजे होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। यूपी समेत सभी बचे हुए राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर इसमें अंतिम मुहर लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां तक यूपी की 25 सीटों पर भी आज अंतिम फैसला हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, बीजेपी की आज ये बड़ी बैठक किस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी? क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, आज का जो दिन है वो बहुत अहम है, क्योंकि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज तीसरी बैठक होने जा रही है। 7 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो पार्टी मुख्यालय पर ही शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। वहीं जो इसमें और भी सदस्य जो है चुनाव समिति के, वो भी इसमें शामिल होंगे। और जो लोकसभा सीटें जो बच गई है उस पे उम्मीदवारों के नामों पर आज फाइनल जो है वो मंथन होगा और मोहर लग जाएगी। वहीं ऐसा अनुमान भी है कि 6 बजे जो है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी पहुंच जाएंगे। और आज जो अंतिम फैसला है वैष्णवी, वो 25 सीटों पे जो आएगा। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 जो है वो सीटें हैं और बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। ऐसे में जो सबसे चर्चित सीट है वैष्णवी, वो पीलीभीत है, जहां से वरुण गांधी जो है वो सांसद है, उनका टिकट जो है वो आज कट सकता है। और कुछ सीट है जैसे कि बरेली हो गया, रायबरेली हो गया, मेरठ हो गया और केसरगंज, और जिसमें प्रयागराज भी है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण सीट है। और जैसे कि हमने देखा कि जो बीजेपी है इस बार उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। वो ग्राउंड पे उन नेताओं को मौका दे रही है कि जो जिनका काम अच्छा है, और जिससे कि वो जो नारा दे रही है बीजेपी 400 पार का, वो हासिल कर सके। तो ऐसे लोगों को इस बार ग्राउंड पर उतारा जा रहा है। हमने दिल्ली में भी देखा कि बहुत सारे जो फेसेस थे उनको बैक ऑफ किया गया और जो नए फेसेस है उनको उतारा गया। तो ऐसी ही चीजें हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बैठक है और कुछ नए नामों का आज ऐलान जो है वो हो सकता है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है और आपने भी कहा कि टिकट कट सकता है, तो बीजेपी पूरे विचार मंथन के साथ में जो प्रत्याशियों का नामों का जो ऐलान है वो कर रही है। तो जो टिकट कटेगा उसमें नाराजगी जैसी खबरें भी सामने नहीं आएंगी? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखा हमने कि बहुत पुराने जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ जैसे कि जुड़े हुए हैं। हमने देखा दिल्ली में भी, हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी देखा, हिमाचल में भी देखा। और ऐसे में जो पुराने जुड़े हुए हैं उनका टिकट कटा तो उनके में नाराजगी उन्होंने दिखाई भी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि पीएम मोदी जो करते हैं वो देश के हित में होता है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो आज जो सीटें हैं उस पे जो जब नए नामों का ऐलान होगा वैष्णवी, तो एक नाराजगी देखी जाती है, वो कई बार उभर के भी नहीं आती। और आज इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी जो अपने आप में बहुत चर्चित चेहरा है, नाम है, उनका टिकट आज कट सकता है। और उत्तर प्रदेश
प्रदेश की अगर राजनीति की हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्ट्रैटेजी रही है योगी आदित्यनाथ की कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि महिलाओं को भी काफी सौगात दी गई, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है जहां पर भी गलत गतिविधियां देखी जाती है। तो ऐसे में जो नामों का सिलेक्शन होगा वो बहुत उस पर मंथन किया गया है और आज जो है वो फाइनल लिस्ट हम सबके सामने होगी ताकि जो 400 पार का नारा है उसमें कोई चूक ना हो सके। बिल्कुल तनु, यहाँ पर बात करें तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे राज्यों के प्रत्याशियों का ऐलान होना भी अभी बाकी है। यूपी के सीएम तो शामिल होंगे, इसके साथ ही कौन से बड़े नेता है जो बैठक में शामिल होने वाले हैं? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आज की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे, गृह मंत्री भी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे और जो यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो भी शामिल होंगे। हो सकता है कि जो ब्रजेश पाठक है वो भी उसमें शामिल हो और भी जो दिग्गज नेता है वैष्णवी वो शामिल होंगे और सबकी सहमति से ही जो है वो मंथन होगा और उसके बाद जो अंतिम मोहर है वो लगेगी ताकि जो 25 सीटें हैं आज उस पर फैसला हो जाए। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से बीजेपी चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई है, प्रचार प्रसार की तैयारियां भी कर रही है, पीएम की भी काफी रैलियां हैं जिसमें वो शामिल होंगे, क्या इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें इस बात की भी चर्चा होगी क्योंकि अभी जो चुनावों का ऐलान है वो हो चुका है, चुनाव तारीखों का वैष्णवी। तो ऐसे में ये मंथन किया जाएगा, ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि लोगों के बीच में जो है जिस तरीके से हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बार युवाओं के लिए भी सौगात लेके आई, महिलाओं का भी मुद्दा उन्होंने जमीन पे दिखाया कि हमने महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे इस तरीके से काम किए हैं और तमाम जो मजदूर है चाहे जो किसान है उसको लेकर भी जो है वो जन जन तक बात पहुंचाई जा रही है कि पिछले 10 सालों में हमने इन मुद्दों पर काम किया है, हम लोगों के बीच में ये चीज लेके आए हैं। तो उस पर भी जो है मंथन होगा कि कैसे लोगों के बीच में ये सब बातें जो है उनको बताई जाए, समझाई जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से निकल सके। वहीं हमने पिछले चुनाव में भी देखा था करीब 65 के आसपास जो है वो सीटें आई थी और बीजेपी का जो प्रचम है वहां पे लहराया गया था। तो ऐसे में इस बार फिर से एक बार देखने को मिल सकता है कि तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पे उतरेगी, लोगों के बीच में जाएगी, तमाम विषयों पर चर्चा होगी जिससे कि ये जो रहा है वो आसान हो सके और एक बार फिर से जो बीजेपी है वो अपना परचम लहरा सके। चलिए तनु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने 22 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। बीते दिन शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल ने पहली रात घर का खाना खाया। हेल्थ इशू की वजह से कोर्ट ने उन्हें मेडिकेटेड फूड प्रोवाइड कराने या घर का खाना खाने की इजाजत दी है। उन्हें सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन वाले कमरे में रखा गया है। वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का हर पल देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन संघर्ष का रहा है, इसलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती है। भारत को हमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही है। हमें इन शक्तियों को हराना है। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरफान, अरविंद केजरीवाल के केस में फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि रिमांड पर लिया गया है 6 दिनों की? जी हाँ वैष्णवी, सीएम केजरीवाल को फिलहाल जो है 6 दिनों की ईडी रिमांड पर कोर्ट ने आदेश दिए हैं और हेल्थ इशू की वजह से उनको फिलहाल एसी रूम में रखा गया था और उनको जो है फूड की इजाजत दी गई थी। फिलहाल आम आदमी पार्टी में विरोध नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी 25 मार्च को जो है पीएम आवास का घेराव कर सकती है। इसको लेकर आज जैसे बताया जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, जिन्होंने आज एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें उन्होंने
कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है जेल से संदेश भेजा है आम जनता के नाम, जिन्होंने कहा है कि देश की सेवा करता रहा हूं, करता रहूंगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी जगह जगह करती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है आबकारी नीति शराब घोटाले को लेकर, जिसपे बीजेपी भी लगातार कई सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं के भी कई बयान सामने आ रहे हैं जिनका कहना यह है कि शराब नीति में कहीं ना कहीं घोटाले के दोषी पाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जितने नेता फिलहाल जेल में हैं, और कहीं ना कहीं जो संबंध है वो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी कहीं ना कहीं उस कड़ी में जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, केजरीवाल के मामले में दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई है और इसके साथ ही आप नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी हाँ वैष्णवी, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी आम आदमी पार्टी निशाना साधती नजर आ रही है कि दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर, यानी मोदी सरकार के इशारे पर जो है आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के प्रचार में रोकने का काम कर रही है, अड़चने डाल रही है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आतिशी मालिनी ने या बात करे, सौरभ भारद्वाज ने सीधा सीधा आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर जो है आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही है। जिस तरह कल आम आदमी पार्टी के कार्यालय को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया था, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठा रही है कि जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, जिसको दिल्ली की जनता ने ही नहीं देश की जनता ने सराहना किया है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता है आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ता हुआ देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है आम आदमी पार्टी को दबाने का काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार देखें तो मामले में सियासत देखने को मिल रही है और देखना होगा कि रिमांड में क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर छापा। बता दें कि सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। कैश फॉर क्वेरी केस में एक्शन लिया गया है। लोकपाल के आदेश के बाद एक्शन लिया गया। इसी मामले में सांसदी गई थी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित घर पर सीबीआई ने शनिवार को छापा मारा। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को लेकर सीबीआई की टीम उनके घर पर सर्चिंग कर रही है। इसी केस में महुआ की 8 दिसंबर 2023 को सांसदी गई थी। बता दें कि लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि 6 महीने में केस की रिपोर्ट फाइल कीजिए और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी पहुंचाइए। लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महुआ ने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल के करीमनगर विधानसभा से जीता था। 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर कृष्णा नगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती थी। तो पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर पर छापा पड़ा है। बता दें कि सीबीआई की टीम ने ये छापा मारा। कैश फॉर क्वेरी केस में एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही जो भी इस मामले में शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां द्वार भोजशाला का एएसआई सर्वे जारी। एएसआई सर्वे का दूसरा दिन। बता दें कि दिल्ली भोपाल के अफसर कर रहे सर्वे, पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर ज्ञानवापी की तरह धार स्थित भोजशाला का एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम सर्वे कर रही है। एएसआई के वकील हिमांशु जोशी, हिंदू पक्ष की ओर से आशीष गोयल और गोपाल शर्मा सर्वे टीम के साथ भोजशाला में हैं। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के समद खान भी भोजशाला पहुंचे हैं। परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भोजशाला में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस क्षेत्र की निगरानी 60 कैमरों की मदद से की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार को टीम ने सर्वे किया। बता दें कि भोजशाला सर्वे का आज दूसरा दिन है। एएसआई सर्वे आज सर्वे कर रहा है और सर्वे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि इसको लेकर पर्यटकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी वैष्णवी जी, मैं बताना चाहूंगा आज दूसरा दिन है एएसआई सर्वे का भोजशाला को लेके। आज टीम 8 बजे अंदर गई थी भोजशाला के सर्वे के लिए। आज टीम अपने उपकरणों के साथ में 8 बजे अंदर हुई और वहीं से काम चालू कर दिया। अभी भी लंच टाइम हुआ है, अभी टीम रेस्ट कर रही है, उसके बाद वापस काम चालू करेंगे। कल 12 बजे वो बाहर आ गई थी टीम। कल शुक्रवार था, नमाज का समय था। शुक्रवार और मंगलवार को 2 दिन खोला जाता है भोजशाला का द्वार, बाकी पर्यटकों के लिए खुला रहता है। तो अभी 2 चीजें आज सामने आई है, जिसमें कल मुस्लिम पक्ष से कोई भी नहीं था सर्वे के दौरान। आज मुस्लिम पक्ष से सदर जो है अब्दुल समद, वो आज पूरी सर्वे में शामिल है। और दूसरी बात यह है कि एएसआई सर्वे के नियम के अनुसार एक आदेश कल जारी हुआ है, जिसमें पर्यटकों के लिए पूरी भोजशाला बंद कर दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये सर्वे चल रहा है और दूसरा दिन है सर्वे को, प्रशासन की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं लोगों के लिए कि वहां पर ज्यादा संख्या में लोग ना पहुंचे? प्रशासन की तरफ से आदेश पूरा जारी कर दिया गया है और सभी को बता दिया गया है कि अभी सर्वे चल रहा है एएसआई का, तो कोई भी पर्यटकों के लिए खुला नहीं है भोजशाला। तो केवल हिंदुओं के लिए मंगलवार को और शुक्रवार को मुस्लिमों के लिए केवल 2 दिन खोला जाएगा सर्वे के दौरान। बिल्कुल विकास, इसमें बात करें तो 5 सदस्यीय टीम जो है वो सर्वे कर रही है। इसके साथ ही कोई अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी साथ में मौजूद रह सकते हैं? जी, हिंदू पक्षकार की तरफ से 2 व्यक्ति है, जो गोपाल शर्मा है और आशीष गोयल है, और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से एक अब्दुल समद है, जो कमाल मौलाना सोसाइटी कमेटी के अध्यक्ष है। इसके अलावा अधिकारी है, कर्मचारी है, जो एएसआई के साथ में है। बाकी कोई भी जनप्रतिनिधि या कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और क्या सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? क्योंकि सर्वे चल रहा है, लोग ना पहुंचे, कोई विरोध वहां पर ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? एसपी मनोज कुमार सिंह जी से जब बात करी गई सुरक्षा व्यवस्था को लेके, तो चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। कोई भी अंदर नहीं जा सकता, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। पूरा सर्वे पुलिस की निगरानी में चल रहा है। चलिए, शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। और 5वीं खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली से खबर है, जहां हिमाचल के 6 बागी विधायकों की भाजपा में एंट्री। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कराई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लग रहे राजनीतिक कयासों पर आखिरकार विराम लग गया है। कांग्रेस के 6 बागी नेताओं ने आज दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल ने कमल थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन मौजूद रहे। आपको बता दें कि हिमाचल में 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अपना वोट बीजेपी उम्मीदवार को दिया था। कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग के कारण राज्यसभा की जो सीट सीधे सीधे कांग्रेस की झोली में आ रही थी, वो बीजेपी जीत गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कपिल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, कांग्रेस को एक बड़ा झटका हिमाचल में लगा है, 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी वैष्णवी, देखिए, ये जिस तरीके से पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ था जब राज्यसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे, तो वहां पर जो जिस तरीके से यहाँ पर जो विधायक कांग्रेस के पास 40 विधायक थे और 3 निर्दलीय ने भी पहले जो है समर्थन कांग्रेस को दिया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जो है राज्यसभा जाता है, तो क्रॉस वोटिंग यहाँ पर 6 जो बागी एमएलए कांग्रेस के हैं वो करते हैं। साथ ही जो 3 निर्दलीय जो विधायक थे उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की। तो उसके बाद से ये पूरा मामला जो सामने आया था, उसके बाद से हिमाचल ये वापस नहीं लौटे थे। जो 6 बागी विधायक थे, कब से कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा में ये शामिल होंगे, और आखिरकार आज जो है इन्होंने
कमल का दामन थाम लिया है। ये भाजपा में आज शामिल हो चुके हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर दिल्ली में मौजूद थे जब वहां पर भाजपा का दामन इन्होंने थामा है। और हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है भाजपा के राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता वहां पर मौजूद रहे, तो उनकी मौजूदगी में वहां पर इन्होंने ये दामन थामा है। साथ ही पिछले कल जिस तरीके से हमने देखा कि जो 3 निर्दलीय विधायक है, KL ठाकुर है, होशियार सिंह है या फिर आशीष शर्मा है, इन्होंने भी यहाँ पर जो है अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद जब इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है तो उसके बाद आज जो इन्होंने भी है वो बीजेपी का दामन थाम लिया है, ये भी आज भाजपा में शामिल हो गए। तो यानी कि 9 जो ये पूर्व MLA थे ये अब भाजपा इन्होंने ज्वाइन कर ली है और भाजपा में ये शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा झटका भी हिमाचल प्रदेश को लगा है जिस तरीके से। और इस पर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि धन बल का प्रयोग जो है भाजपा कर रही है और खरीदने का काम यहाँ पर विधायकों को किया है, जिसके चलते ये यहाँ पर जो है पूरा हिमाचल प्रदेश में ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है। तो ये हमें पूरा जो घटनाक्रम देखने को मिला है, दिल्ली में आज ये भाजपा में शामिल हुए हैं और इनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा चुकी है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है अब भाजपा में ये शामिल हो चुके हैं और निर्दलीय विधायक सहित 9 ये टोटल जो पूर्व विधायक थे ये अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल कपिल, जो 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, कोई उम्मीद उन्हें दी गई है कि उपचुनाव जो होंगे उसमें उन्हें टिकट दिया जाएगा? जी बिल्कुल, उम्मीद यही है क्योंकि जब से ये जिस तरीके से इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी तो कहीं ना कहीं इन्हें उम्मीद जरूर थी कि भाजपा इन्हें जो है महत्व देगी। और जिस तरीके से कांग्रेस में इनकी जो वहां पर सुनाई नहीं हुई है, तो अब भाजपा में कहीं ना कहीं सुनाई होगी। और अब इन्हें टिकट के लिए भी जिस तरीके से हमने नेता प्रतिपक्ष के भी बयान सुने, उनका भी ये कहना है कि पूरे प्रयास किए जाएंगे कि जो ये बागी विधायक है जिन्होंने भाजपा के यहाँ से राज्यसभा के लिए जो सांसद भेजे हैं, तो उम्मीद यही है कि इनके नामों पर जो है जरूर चर्चा की जाएगी और हो सके तो उपचुनाव में इन्हें टिकट दिया जाए, ये भी जो है कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। चलिए कपिल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।